यह सीटेट 2024 का पेपर हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पेपर आपका आया हुआ था और कैसे इसको टैकल करना है। तो बहुत इत्मीनान से इसको देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 9 किलो में से 7 किलो 7 ग्राम घटाने का परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो 9 किलो 7 किलो 7 ग्राम ये लिखना आना चाहिए, तभी ये प्रश्न लग पाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अगर यहाँ पर देखा जाए एक अगर कैरी लिया जाए तो यहाँ से कैरी यहाँ पे चारों तरफ जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। तो पॉइंट के बाद देखिए 9 9 9 3 कहाँ पे है, तो एक ही जगह है और ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 8 में 7 घटाते तो आपको एक ही बचता। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उसको ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत यूपी टेट में सी टेट में आते हैं। कह रहा है कि कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एवं एक फल के बारे में पूछा गया है और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया है। जैसे सेब पसंद करने वालों की संख्या 28, ऐसे एक चार्ट दिया गया। उसके बाद कहेगा सही विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प क्या है, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो देखिए सेब को पसंद करने वाले 28 हैं, अमरूद को पसंद करने वाले 26 हैं, तो ये समान तो है नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन है अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। तो अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 28 है, केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 14 है। 28 में से 14 घटाएंगे तो 14 आएगा, 16 नहीं आएगा। तो ये भी आपका उत्तर गलत है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है। तो आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 44 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 58। और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 26 है। 26 गुना होता है आपका 52। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। जब तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए तो चौथा आपका स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैद्धांतिक क्वेश्चन है। इसमें यह दिया गया है कि गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त किया जाता है, मतलब उपयुक्त नहीं किया जाता है। यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है तो उपयोग किया ही जाता है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ये बिल्कुल नहीं है। संचयी का मतलब उसके पहली गलती क्या हुई, फिर आगे की गलती क्या हुई, फिर दूसरी गलती क्या है, जोड़ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचता है, ये भी सही है। विद्यार्थियों की अवधारणा की समझ की पहचान करता है, ये भी सही है। यही आपका दूसरा ऑप्शन बहुत कम उपयोग किया जाता है। ठीक, उपयोग किया जाता है लेकिन बहुत कम। अब है आपका 34वां प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने 4 तारीख को 4,560 रुपये निकाले। तो मान लीजिए उस महीने उस खाते में 100 रुपया था, इन्होंने 4,560 रुपया निकाल लिया। फिर 20 तारीख को इतना जमा कर दिया। तो जमा का मतलब उसमें जोड़ना है। यदि महीने के अंत में खाते में इतनी धनराशि बच गई, मतलब ये सब करने के बाद इतनी धनराशि बच गई, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि दी, तो यही एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3125, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2,567। अब 3125 को जोड़ लीजिए 4,560 में, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 7,000 और 5 1 6,
6 और 25 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 60 20 80 5 85 और माइनस में हो जाएगा आपका 2567। अब इसको घटाना है तो एक कैरी लेगा, 15 में से 60 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 118 किस में है। अब घटाने की ज़रूरत नहीं है, 7 में 2 जाएगा तो 5118। ये आपका राइट आंसर है। लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। एक सेक्शन ने दिया जिसमें यह था कि 616 विद्यार्थियों को 28 विद्यार्थियों वाली कक्षाओं की आवश्यकता होगी। मतलब एक कक्षा में 28 विद्यार्थी को बैठाया जा सकता है। इसके हिसाब से किसी बच्चे ने 10 का गुणा करके पता करने की 10 कक्षा में कितने लगेंगे, फिर 10 कक्षा में 280 लगेंगे, तो दोनों को जोड़ करके 560 लाया। अब अगर वो 260 280 जोड़ता है तो 616 से ज़्यादा हो जाता है। तो उसने क्या किया, एक कक्षा का पता था तो 2 कक्षा का निकाल लिया। तो ये यूनिटरी मेथड लगा रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से विद्यार्थी जो है कलन विधि के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो कौन सा ये मेथड लगा रहा था। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और संचार दोनों नियमों का उपयोग किया। ये तो नियम नहीं उपयोग किया। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि, तो गलत तो नहीं है, सही उसका जोड़ आ रहा है तो ये भी गलत है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के साचार नियम का उपयोग किया। दूसरा पढ़िए, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया। यही एकदम बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं तो क्या कहलाता है। देखिए, विषम बाहु से कहते हैं, मतलब ये अलग है, ये अलग है और ये अलग। अलग का मतलब तीनों की लंबाइयाँ एक समान नहीं है। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज कब कहलाएगा, जब किसी भी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक समबाहु कब कहलाएगा, किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये और ये और ये, तो समबाहु कहलाएगा। समद्विबाहु क्या कहलाएगा, किसी भी त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं बराबर हों, ये वाली और ये वाली, एक भुजा बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका आंसर नेक्स्ट आपका 31 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो आसान है, आपको इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप निकालना पड़ेगा। तो 31 के बाद 32 33 34 35 36 37, पहला जो होगा आपका 37 होगा। उसके बाद 38 भी कट जाता है, 2 से 39 भी कट जाएगा, 40 41 नहीं कटता है, 42 43 भी नहीं कटता है, अभाज्य है। 44 45 46 47 भी नहीं कटता है, अभाज्य है। 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 भी नहीं करता है, बस इन्हीं को जोड़ लीजिए। तो 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 10 आपका 20 हो गया और 9 1 10 हो गया, जो कि हो गया आपका 30। तो 30 को होगा 0, तो लास्ट में 0 किस में आया है, किसी में भी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ट्रिक करेंगे, ठीक। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसको जोड़ेंगे तो 280 ही आएगा, लेकिन मैंने लास्ट में देखा 0 है, तो 0 कहीं न कहीं पर भी नहीं है, तो हम आसानी से पहला उसका आंसर दे सकते हैं। अब है आपका 38वां क्वेश्चन, 201 का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, एक घटा दीजिए। 4781 का परिवर्ती या उत्तरवर्ती, तो ये हो जाएगा, एक बढ़ा दीजिए और इन्हीं का कर दीजिए गुणा। तो इसको डबल करना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 शून्य पहले ही लगा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन तुरंत हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब इन्हीं दोनों में से ऑप्शन में देखना है, क्योंकि लास्ट में 2 0 आएगा,
फिर दो अट्ठी 16, तो अब 2 दूना 4 देखिए, तो 4 केवल इसी भर में है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 400 लास्ट में, ठीक। तो संज्ञानात्मक कौशल क्या है, जो कि विद्यार्थी को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उसका समूह बनाने में मदद करती है। तो आप जानते हैं संरक्षण भी नहीं है, अपघटन भी नहीं है, क्रमबद्धता भी नहीं है, वर्गीकरण है। जैसे त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग नहीं करते हैं इस तरह से, फिर इसको 3 भाग में बांटते हैं, तो ये वर्गीकरण है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि, पहला स्टेटमेंट है, भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। ये तो मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये वैसे ही गलत है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बच्चे 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके जोड़ के भाग लगा लेते हैं। भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। बिल्कुल सही, यही आपकी राइट आंसर। विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर तीसरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो ये है आपका कि दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 और 5 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी ऐसा करने में समर्थ होते हैं। तो ये पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है, मतलब इसमें क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको पाठ्यचर्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन देखेंगे तो भी जान जाएंगे। पहला है कि शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ये तो गलत बात है भाई, रुचि रखते हैं। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, यही राइट है। कंक्रीट ज्ञान, अभी वो 2 में रहते हैं, उनको कंक्रीट ज्ञान नहीं होता है। शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है, ये तो भाई बिल्कुल गलत है, हर टीचर बढ़िया सिखाना चाहता है। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमज़ोर होते हैं। तो ये जो है अधिकांश शिक्षार्थी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अधिकांश के मामले में ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर देखिए अधिकांश शिक्षार्थी की बात कर रहा है, ठीक। अब कह रहा है 42 वाला क्वेश्चन, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो उसे 1005 लिखता है। अब ये तो कोई भी अगर शिक्षक होगा तो जानता है, इस बच्चे में स्थानीय मान का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इसको सिखाना पड़ेगा, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन दिया, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की जरूरत है, यही एक राइट आंसर है। अब 2-3 ऑप्शन और भी देख लीजिए। वो गणित सीखने में अयोग्य है, तो बिल्कुल आप निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि योग्य है कि अयोग्य है। विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, ये वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। वो शरारती है तो इसका कोई मानक नहीं है, ठीक है। तीनों वैसे गलत हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा। पहली अवधारणा क्या है, ये एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। बिल्कुल सही है, ये अलग अलग वस्तु को नहीं कर सकता है, एक समान वस्तु को ये कर सकता है। जैसे कोई एक खेत यहाँ पर है और कोई एक दूसरा खेत बड़ा यहाँ पर, तो इन दोनों में ये नहीं कर पाएगा ये, ठीक। ये एक ही व्यक्ति के लिए 1/2 यहाँ इसके लिए अलग हो जाएगा 1/2 मान। एक भिन्न गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ये भी सही है। अनुपात के रूप में जैसे 1/2 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा, बिल्कुल नहीं। यह पूर्ण का भाग निरूपित नहीं करता, भिन्न पूर्ण को कभी नहीं निरूपित करता है। जैसे 2.5 है तो ये 2 + 0.5 हो जाएगा, इस भाग को भिन्न को निरूपित किया जाता है, ठीक।
फिर कह रहा है एक भिन्न का गणितीय चिन्ह के विभाजन समस्या के निरूपित करने लिखे, ये भी सही है। तो ये हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है। ठीक, देखिए समझ के साथ आप पढ़ रहे हैं तो वीडियो में समय लगेगा, आप 2x करके वीडियो को भगा भी सकते हैं। मैं बहुत ही मतलब स्लोली तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझाने का मतलब इसी मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 किलोमीटर 725 मिनट चलती है, तो टोटल कितनी चली, 3 से गुणा कर दीजिए, गुणा करिए तो 3 पचे हो जाएगा आपका 15, 3 दूना हो जाएगा 6, 1 7, 3 सते 21 और 3 तिरिक का 9 और 9 दूर कितना हो जाएगा 11। इतना हो गया, वो किलोमीटर चल रही है। फिर इसमें कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति को प्रतिदिन 2.9 किलोमीटर चलती है, तो 2 का दूना हो जाएगा आपका 4 और 9 मीटर कह रहा है, तो 9 मीटर का मतलब हो गया 3 का अंकों के डिजिट में, तो ये 2.009 की बात कर रहा है। तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4 और 2 नवा हो जाएगा आपका 18। तब इसमें 4.018 जोड़ना है, तो 8 5 हो जाएगा 13। अब देखिए कभी भी पूरा मत जोड़िए, आप यूनिट की संख्या देखिए, लास्ट में 3 किसी के हैं तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 15.193, बाकी आप जोड़ लीजिएगा वही आंसर आएगा आपका। ठीक, अब एक दिया गया कि जैस्मीन ने कहा कि एक आयत विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। तो इसने रिलेशन, ए अगर बी है, बी अगर सी का भाई है तो एक सी का भाई, ये रिलेशन है। तो इसने क्या किया, संबंधों का समझ करके इसने क्या किया, इसको हल किया। अब वैन हेले के सिद्धांत को आपको नहीं पढ़ना, बस यही चारों ऑप्शन देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब है आपका 46 प्रश्न कि अंकों, कुछ अंक दिए गए हैं, बिना पुनरावृत्ति के आपको उसके बड़ी और छोटी संख्याओं का योग निकालना है। तो बड़ी संख्या तो लिखना आसान है, इसको आप लोग बड़ी संख्या सबसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 9 8 6 5 2 और 0। लेकिन जब छोटी संख्या लिखिए तो इकाई का जो अंक हो वो 0 नहीं होना, मतलब जो लास्ट का अंक हो वो 0 नहीं होना चाहिए, वो इसके पहले दूसरे वाले अंक को पहले लिख लीजिए 2 0। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका उल्टा, फिर 5 6 8 9 जोड़िए तो ये 9 हो जाएगा। तो लास्ट में 9 2 जगह है कि यहाँ पे है कि यहाँ पर, टोटल जोड़िए आप, तो ये जाएगा 9 और 8 2 हो जाएगा 10 0 9 और 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 6 5 11 11 1 12 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 2 11 11 92 209। बस यही आपका राइट आंसर है। ये करने में आपको कम समय लगेगा। अब कह रहा है कि लुप्त पैटर्न में लुप्त 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं की बात कर रहा है, कौन सी हैं। तो पहली संख्या देखिए 12 से 14 हो रहा है, 14 2 संख्याएं चल रही हैं, 12 से 17 17 से 12 17 17 से 8 8 से 21 दूसरा 14 13 13 से 14, फिर क्या आएगा 13 आएगा। तो सबसे पहले 13 इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 13 आपका आना चाहिए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है, मतलब 4 6 7 7 का गुणज मतलब वो कट गया है 6 7 4 से, तो कैसे देखें विभाजन का नियम। तो विभाजन का नियम ये कहता है कि 6 से कटने वाली संख्याएं वही होंगी जो 2 और 3 से कट जाएँ। तो 2 से कटने वाली संख्याएं जिनकी लास्ट में सम संख्याएं होती हैं वो 2 से कट जाती हैं। ठीक, और 3 से कटने वाली संख्याएं जिनका डिजिट मतलब जिनको जोड़ा, जैसे 1 + 0 + 0 + 6 जोड़े 7, जो कि 3 से ना विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से तो होगा लेकिन 6 से नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 से होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, और जब दोनों से विभाज्य होगा तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 से तो विभाज्य है और 8 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और ये 3 से भी विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा, ये 6 से विभाज्य होगा। और यहाँ पर देखिए ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है,
तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, 6 से भी विभाज्य हो सकता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो 4 से भी विभाज्य हो। तो देखिए 4 से ये विभाज्य है, क्यों ये नहीं, ये भी विभाज्य है, लेकिन 2 3 से नहीं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। अब 4 से देखना है कि कौन सा विभाज्य होगा, ये होगा कि ये होगा। तो 4 से विभाज्य होने के लिए वो लास्ट में 2 अंक जो है अगर 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो सारी संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाती हैं, वो भी पूरी संख्या। तो देखिए ये तो लास्ट में 2, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये कई ऑप्शन बचा हुआ है 1008। देखिए ये 08 है तो ये 4 से भी विभाज्य होगा, 7 से भी होगा। 1008 का देख लीजिए, 7 से विभाज्य करिए, देखिए तो ये हमारा राइट आंसर। ऐसी इसी अप्रोच से आपको लगाना है। अब है आपका निम्न में से किस एक की लंबाई निश्चित लंबाई होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये सब दिया क्या है। तो पहला दिया किरण। किरण का मतलब होता है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन अंतिम बिंदु ना पता हो, ठीक है, तो उसको हम किरण कहते हैं। तो इसकी तो निश्चित लंबाई होगी नहीं। समतल एक छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो इसकी भी लंबाई कोई निश्चित नहीं होती है। एक रेखा, रेखा क्या होती है, जिसका प्रारंभिक बिंदु भी ना पता हो और अंतिम बिंदु भी ना पता हो, मतलब निश्चित ना हो, तो ये रेखा कहलाती है। एक रेखाखंड क्या होता है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों पता होता है, तो एक सीमित होता है। तो यही एक रेखाखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है आपका गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं, ये भी सही है। सबसे अधिक उपयुक्त बात कर रहा है, इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान है। तो सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन हमको लग रहा है वो है कि ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कह रहा है एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने का होता है। तो इंग्लिश वाला देखिए, ए लाइन ग्राफ इज यूज टू शो कंपेरिजन एमंग कैटेगरी ऑफ डाटा, बिल्कुल नहीं। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं, संपूर्ण का तो होगा ही नहीं करेगा। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान तुलना, ये बिल्कुल सही है। आंकड़ों का जो आलेखों का प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। जैसे नहीं तो होता है कि आपका चुनाव ना होता है, एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलता रहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अब है 8 मीटर लंबे 70 मीटर चौड़े 40 सेंटीमीटर मोटे एक लकड़ी के ब्लॉक में 2 मीटर लंबे 35 सेंटीमीटर चौड़े 8 सेंटीमीटर वाले माप के कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी को आप 1 सेंटीमीटर में सबको बदल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 8 मीटर है तो ये 800 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। 70 40 इसी में भाग दे देना है आपका 200 35 8। तो देखिए 8 पचे 40, 35 दूना 200 चौके 400, तो 4 दूना 8, 8 पचे 40, इसका आंसर हो जाएगा 40। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक। तो देखिए बच्चा नहीं जानता है कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो जोड़ने और घटाने से भिन्न के संख्या पे प्रदर्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जाने चना जाने जोड़ घटाव कर सकता है, ठीक। वो तो दूसरी विधि है, तो उसका विधि एक जानते हैं तब भी आपका काम चल जाता है।
बच्चों ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने एक और एक जोड़ करके 2 लिख दिया, 3 और 2 जोड़ करके 5 लिख दिया है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता, जोड़ना तो आ रहा है, वो जोड़ ले रहा है। बच्चों को लघुत्तम समवर्त लेना नहीं आता, ये भी सही है। अगर लघुत्तम समवर्तक लेना आता तो वो 3 और 2 का लघुत्तम समवर्तक लेता, उसको नहीं आता। तो सबसे राइट आंसर होगा आपका ये वाला। अब है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और गणित कंप्यूटेशन सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीक पर आधारित है। ये तो एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यह शिक्षक का स्थान ले सकता है, ले सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ले ले। यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है, ये भी कोई जरूरी कठिन नहीं, आसान भी हो सकता है। यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मूलभूत कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो ये सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है आपका वो है चौथा वाला ऑप्शन। ठीक, फिर कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किस ओर? स्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना। बिल्कुल राइट, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। गणितीय तर्क विचार करना, ये तो राइट है। सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बना, ये भी सही नहीं है। तो देखिए सब में 2-2 विकल्प है, तो ये विकल्प जो केवल बी है, गणितीय तर्क पर विचार करना, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। बाकी तर्क सही नहीं लगते हैं। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का प्रभावी तरीका कौन सा है? ठीक, तो फार्मूला बेस्ड मेथड, नहीं बिल्कुल नहीं है कि आप फार्मूला बता दीजिए। सन्निकटन और अनुमान, ये आप कर सकते हैं कि अनुमान लगवा सकते हैं कि देखो ये एक 4 बित्ता है, ये 5 बित्ता है, तो वैसा अनुमान लगवा सकते हैं। टाइलिंग भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उतना समझ है नहीं। गिनतारा से तो आप गिनती सिखा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमको सटीक आंसर लग रहा है, यही आपका होना चाहिए। ठीक, अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4/7 5/14 इज, इसको सिंपल है। देखिए ऐसे क्या करना चाहिए, इसको बराबर करना है तो इसमें बस 2 का गुणा करिए ऊपर नीचे, तो 4 दूना 8, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/14 और माइनस में 7/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 13/14 हो जाएगा 5/7/8। ठीक, अब देखिए 14 और 8 का लीजिए आप एलसीएम, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56। तो 56 लास्ट में, ये तो होगा ही नहीं, लास्ट में 2 ही जगह 56 आया है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो नीचे होगा 56, तो 14 चौका 56, तो 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52 माइनस 8 सते 56, 7 सते 49, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, लास्ट में 3 ऊपर कौन सा है, तो 3/, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? सममित का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने ए जैसे ई लिखा है, ई को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तब तो ये सममित है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। लेकिन वर्टिकल खींचते हैं तो सममित नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर तो लाइनें क्लोज हैं, इधर लाइन ओपन है, तो सममित नहीं है। यू में हॉरिजॉन्टल खींचेंगे वर्टिकल तो ये सममित हो जाएगा, जितना इधर पार्ट है उतना उधर भी पार्ट है, यहाँ पर देखिए। ठीक, लेकिन जब आप ये वाली लाइन खींचेंगे तब देख रहे हैं कि एक तरफ ओपन एरिया है, एक तरफ क्लोज एरिया है। यच में देखिए अगर आप ऐसे खींचेंगे तो भी दोनों तरफ बराबर दिख रहे हैं, अगर आप ऐसे खींचेंगे तो भी दोनों तरफ, जैसे 2 लाइन ऊपर है 2 लाइन नीचे है, तो यच जो है आपका राइट आंसर है, बी भी नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से सममित देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें मैं ईमानदारी से बताऊं, ना मैं इनके बारे में जानता हूं, ना इनके बारे में, ना इनके बारे में, लेकिन चरक के बारे में जानता हूं कि ये जो है मेडिकल साइंस से हैं। तो चरक वाला जो है वो गणित से बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, संख्या 35, 28, 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है?
तो 5 कहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर लिखिए, जितना भी बचा है उसका 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक, 7 देखिए, जितना भी बचा है उसका 0 लगा दीजिए, इसका अंतर मतलब 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। लास्ट में 30 कहाँ पे है, तो लास्ट में 30 किसी में भी नहीं है, यहाँ पर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हुआ गणित का ये भाग। अगर आपको ये भाग पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मैं अगला वीडियो किस पे लाऊं। और अगर गणित पे आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल पे आप फॉलो ज़रूर करिए, इसको शेयर भी करिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।